हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व के बारे में। ठीक है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है भाई? हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वो डूबेगी कि तैरेगी कि सतह के जस्ट नीचे तैरेगी। इन कंडीशन के आधार पर कौन सा नियम लागू होता है? आर्किमिडीज। ठीक है, तो आर्किमिडीज के बारे में बताओ कि डेफिनेशन क्या है। अरे साइंस वाले कोई तो है ना भाई? हम थे है ना। किसी वस्तु को जब द्रव में डुबोते ना, तो किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर वो आंशिक रूप से तैर रही है या पूर्ण रूप से तैर रही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का कितना भार द्रव द्वारा हटाया गया है। यदि कोई आपने कील ली, कील को पानी पे डाला तो कील क्या हो गई? डूब गई। क्योंकि कल आपने देखा था कि पानी का घनत्व तो था 1, कील थी लोहे की और उसका घनत्व था 6.8 से 7.8। अच्छा, लोहा है तो 7.86, ठीक है। लेकिन उस कील को पारे पे डाला, नहीं डूबी, क्योंकि पारे का घनत्व है 13। पारे का घनत्व ज्यादा, इसलिए नहीं डूबी। आपने ये भी जानते हैं कि तालाब या नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। और जिसका पानी का घनत्व ज्यादा होगा तो तैरना क्या होगा? आसान। तो ये घनत्व और विशेष घनत्व पर तो चीजें निर्भर करनी है कि नहीं? अब पहले इसकी कंडीशन समझ लो। फिर यदि कोई वस्तु को आप किसी द्रव पे डालते हैं तो यहां पर 3 कंडीशन होगी। एक है, वस्तु का जितना भार है उससे कम भार को हटा रही है। मान लो वस्तु का भार है 5 किलोग्राम, द्रव हटा रही केवल 1 किलोग्राम, क्या होगी? डूब जाएगी। द्रव का भार है 5 किलोग्राम और वस्तु का भार है 5 किलोग्राम, द्रव हटा रही वो 8 किलोग्राम, तो वस्तु क्या होगी? सतह के ऊपर, थोड़ी ऊपर तैरेगी, ठीक है। और यदि वस्तु का वजन है 5 किलोग्राम, द्रव हटा भी 5 किलोग्राम रही है, तो सतह के तुरंत नीचे क्या होगी? तैरेगी। यही कंडीशन है। तो यहां पर आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार 3 कंडीशन बनेगी, और उस कंडीशन को समझोगे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पल्ले पड़ जाएगा। क्लियर? हमारे पास एक कंडीशन है ये, इसमें देखो वस्तु द्रव की सतह के ऊपर भी है। कोई एग्जांपल ऐसा? बर्फ को पानी पर डालते हैं तो सतह से ऊपर तैरती है ना, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जैसे कई बार यहां पर बीच में बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसकी वास्तविक कंडीशन यही कहती है कि यहां पर है सतह के तुरंत नीचे है, तो पानी के अंदर लेकिन सतह के तुरंत नीचे, मतलब सतह से ऊपर नहीं निकल रही है।
2 नंबर कंडीशन। और 3 नंबर कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? डूबने वाली। ये कौन सी कंडीशन है? डूबने वाली। तो टोटल 3 कंडीशन है, और इन 3 कंडीशन के आधार पर आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पूरा समझ में आएगा। आर्किमिडीज कहता है द्रव के अंदर, लिखना मत, भले अभी लिखो मत, द्रव के अंदर किसी वस्तु को डुबोने पर विस्थापित नहीं, द्रव के अंदर किसी वस्तु को डुबोने पर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार पर वस्तु की स्थिति निर्भर करेगी। द्रव्य के अंदर किसी वस्तु को डुबाने पर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार पर वस्तु की स्थिति निर्भर करेगी। यदि वस्तु ज्यादा द्रव्य विस्थापित करता है तो तैरेगी, कम द्रव्य विस्थापित करता है तो क्या होगी? डूबेगी। क्लियर है? तो यहां पर आर्किमिडीज सिद्धांत में 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन आपको ये कह रही है कि हमारे पास क्या भाई, वस्तु का भार है वो तो कम है, और विस्थापित द्रव्य का भार क्या है? ज्यादा। यानी कि यदि वस्तु 5 किलो की है लेकिन उसने पानी 8 किलो का हटा दिया, वस्तु कितने किलो की है? 5 किलो की, लेकिन विस्थापित द्रव्य का भार क्या है? ज्यादा, तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। जैसे जहाज है, जहाज पानी में डालोगे, जहाज क्या होगा? तैरेगा। यानी उसका खुद का जितना वजन है उससे ज्यादा द्रव्य हटा रही है, तभी तो तैरेगी। यदि दूसरी कंडीशन है, वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव्य का भार है, तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी जरूर, लेकिन सतह के नीचे। तैरने की कंडीशन इसमें है लेकिन सतह के नीचे, और इसमें भी तैरने कंडीशन ये कहां है? सतह के ऊपर। सतह के ऊपर कुछ अंश। इसमें क्या होगा भाई? आप कहेंगे सतह के नीचे। तीसरी क्या होगी कंडीशन? यदि वस्तु का भार तो ज्यादा है लेकिन उसने विस्थापित द्रव्य का भार क्या किया? कम। यानी कम पानी हटाया, खुद का भार ज्यादा है, तो वस्तु क्या होगी? डूबेगी। अच्छा, अब देखो, व्यक्ति स्विमिंग पूल में या तालाब में नहा रहा है और वो अपने हाथ ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब वो पानी हटा रहा है। जितना ज्यादा पानी हटाएगा उतने उसका तैरना आसान रहेगा। यदि खुद का भार है उससे ज्यादा का पानी हटा लेगा तो वो क्या करेगा? उसमें तैर जाएगा। यदि उसको तैरना नहीं आता फिर वो हाथ ऐसे नहीं लेगा, फिर हाथ ऐसे पटकेगा, उससे द्रव्य हटेगा नहीं तो वो डूब जाएगा। अच्छा, वो डूब गया तो कंडीशन कौन सी है? 3 नंबर, कि वस्तु का भार ज्यादा है और पानी क्या हटाया? कम। उसने अपने द्वारा पानी कम हटाया और खुद का भार क्या है? ज्यादा, तो क्या हो गया? डूब गया। और डूबने के बाद शरीर में पानी जाएगा। पानी तब तक जाएगा जब तक वस्तु का भार विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर नहीं, और उसके बाद
उसकी लाश है वो सतह पर आएगी, आती है ना, वो इसी प्रकार आती है क्योंकि उसके शरीर के अंदर पानी जाता है। और शरीर के अंदर पानी कब तक जाएगा? जब तक उसके शरीर द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार उसके भार के बराबर नहीं हो जाता तब तक अंदर पानी जाएगा। जब बराबर हो जाता है उसने कहा बैलेंस कंडीशन आ गई। अब आ जाओ यहां पर आगे। तो ये कंडीशन है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, करो नोट, फिर हम आगे देखते हैं। हैं? हाँ, वो एक अलग केस है, वो एक अलग केस है। उन्हें लैपटॉप पे नहीं चलता, वो अलग केस है ना। हम भी कोशिश करें लेकिन चल नहीं रहा वो, अभी रोका हुआ है उसको, थोड़ा सिक्योरिटी इश्यू है यहीं से। लैपटॉप पे अभी ये आपका वो कोर्स चला देते हैं, उसमें क्या वीडियो बाहर निकल जाती है, तो सिक्योरिटी इश्यू हो गई ना, इसलिए ऐप के अंदर तो सिक्योर रहता पूरा। अभी तक मेरे हिसाब से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा होगा उसमें, है ना। हाँ, वो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा ना, वो ये स्क्रीन शॉट आने लगेगा तो सब आने ही लग जाएगा। स्क्रीन शॉट आने लगेगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आने लग जाएगी, उसमें सब। आप साहित्य की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कभी करोगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक आएगी, कुछ आएगी नहीं। इनमें क्या है कि वीडियो जितने भी होते हैं ये टेक्निकल भाषा में कहते हैं डीआरएम प्रोटेक्ट होते हैं। तीन कंडीशन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर है तैरने की कंडीशन है। तैरेगा कब? जब खुद के भार से ज्यादा द्रव्य हटा लेगा, वो तो तैरेगा ही, इसीलिए तो हाथ पैर मार रहा है ताकि वो ज्यादा द्रव्य हटा ले। वो क्या करेगा? तैरेगा। यदि खुद के द्रव्य से कम हटाएगा तो क्या होगा? डूबेगा।
और यदि दोनों चीजें बराबरी बैलेंस में होगी तो सतह पर तैरेगा। इसलिए जनरली जो तैराक होते हैं ना, जो ये स्विमिंग प्रतियोगिता होती है, उसमें वो क्या करते हैं, मुंह में हवा भर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा उनका विस्थापन क्या हो जाता है, ज्यादा, उनके शरीर में पानी जाने की गुंजाइश कम है, फिर वो जस्ट सतह के नीचे हैं वो स्पीड से तैर लेते हैं। क्योंकि सतह के बाहर तैरने के लिए तो उनको ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा। जितना ज्यादा सतह के बाहर तैरेगा उसको पानी उतना ही ज्यादा हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप ज्यादा पानी हटाएंगे तो सतह पर तैर लेंगे, ऊपर आएंगे थोड़ा, और खुद के बाहर के बराबर ही हटाएंगे तो सतह के जस्ट नीचे तैरेंगे। तो जो आपने देखते होंगे इंग्लिश चैनल को पार कर रहे हैं, ये स्विमिंग प्रतियोगिता होती है, इनमें वो सतह के जस्ट नीचे तैरते हैं, क्योंकि उसमें उनके खुद के बाहर के बराबर इधर हटाना है और उसके नाक में मुंह में पानी नहीं जाए, इसलिए वो क्या भर लेते हैं, हवा भर लेते हैं। स्विमिंग का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब डुबकी लगाओ उससे पहले मुंह में हवा भर लो पूरी। हाँ, ये पहला कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कॉन्सेप्ट बाद में है। पहले हवा आपने पूरी भर ली है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले हवा बाहर निकलेगी तभी तो पानी जाएगा। यदि आपने हवा नहीं भरी है और आपने डुबकी लगाई तो अंदर पानी जाएगा। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट ये है। हवा भरने से विस्थापन भी बढ़ जाता है, हवा काफी ज्यादा जगह घेर लेती है। लिख लिया भाई? अब इस हवा के भरने के भरोसे में तैरने में लग जाना, पता चले कल खबर आए सीधी। लिख लिया भाई? आजकल तो गवर्नमेंट ने रूल कर दिया, स्विमिंग पूल कोई गहरे नहीं बनाने दे रहे हैं। वो कहते हैं 6 फीट से ज्यादा हाइट के स्विमिंग पूल बनाओ मत, बनाओ और 6 फीट से ज्यादा गहरे के तो उसमें एक स्पेशल बंदा रखो पास में, और उसमें रखो केबल, वो लगाते ना, ये रस्सी वगैरह लगाते हैं, और एक बंदा जो बचाने वाला वो भी वहीं होना चाहिए। और वो स्पेशल परमिशन के द्वारा 6 फुट से ज्यादा गहराई के स्विमिंग पूल बनाने की मतलब अनुमति, उससे पहले अनुमति नहीं है। लिख लिया भाई? तो आप मुझे बताओ, द्रव में वस्तु का भार कितना होगा? हटाए गए द्रव के बराबर कैसे होगा? द्रव में वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर कैसे होगा? हटाए गए तुम अभी 60 किलो के, ठीक है, और तुमने 60 किलो हटाया है, बताओ तुम्हारा भार क्या होगा? कुछ होगा। कितना? 0। तुम 60 किलो के थे, 60 किलो हटा दिए तो भार क्या हो गया? 0। आपका भार क्या है? 0। यदि आप 60 किलो के हैं और आपने 50 किलो हटाया है तो इसका मतलब डूबने की कंडीशन आएगी, और भार कितना किलो हो गया? 10 किलो। तो द्रव में वस्तु का भार क्या होगा? वस्तु का भार माइनस हटाए गए द्रव का भार। क्या होगा भाई? वस्तु का भार, जिसे मैं W1 कह दूं, माइनस हटाए गए द्रव्य का भार। है? वही है ये लाइन। भार में कमी क्या होगी? हटाए गए द्रव्य के भार पर। ठीक है, भार में कमी कितनी हुई? तो कहे भाई जितना भार हटाया, अब इनका वजन है 60 किलो, इन्होंने हटाया 50 किलो, तो इनका वजन रहा 10 किलो रहा। अच्छा, अब पूछा है कि भार में कमी कितनी आई? 50, क्योंकि अब कितना रहा? 10। बताओ कमी कितनी है? 50। और 50 किसके बराबर है? वही तो कंडीशन है। अब परिभाषा पर थोड़ी रहेगा, सूत्र पे लाना पड़ेगा ना।
परिभाषा पे वस्तु में भार में कमी हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर है। ये सूत्र ही तो ये बोल रहा है, और आपको तो सूत्र से लेना देना है कि नहीं है? तो क्या लिख लो, वस्तु के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। एक और एग्जाम्पल जिसमें आपके कल ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो सारे हल हो जाएंगे, वो इसी सूत्र से लेने देना उसका ध्यान से देखो। ये आपके पास है द्रव्य, ये मान लो बर्फ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है भाई, पानी, और ये हमारे पास क्या है, बर्फ। आपको इतना सा बता दें कि बर्फ है जिसका घनत्व कितना होता है भाई 0.9, और पानी का घनत्व कितना है 1, ठीक है। अब पूछा कितना भाग बाहर रहेगा, तो हम कहते हैं 1/10, और 0.9 से यह समझ सकते हैं यदि 0.9 है तो पानी के अंदर 90% भाग और बाहर कितना परसेंट भाग है, 10%। जितना घनत्व ज्यादा होगा पानी के अंदर उतना ही क्या जाएगा, ज्यादा। किसी भी पदार्थ का जो घनत्व ज्यादा होगा वो कहां जाएगा, नीचे। यदि बर्फ का घनत्व 0.9 की जगह 1.1 होता तो अंदर डूबता कि नहीं डूबता, डूबता। क्यों तैर है, क्योंकि घनत्व कम है। लकड़ी क्यों तैर है, क्योंकि लकड़ी का घनत्व कम है। लोहा क्यों डूबता है, क्योंकि घनत्व ज्यादा है। अच्छा, पानी है जो 90% है, पानी में कितना परसेंट रहेगा भाई, 90% भाग, और बाहर कितना रहेगा, 10%। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कितना दिया है, 0.9। अच्छा, बर्फ का घनत्व यदि 0.93 है तो बताओ पानी के अंदर कितना होगा, 93%। बाहर कितना परसेंट आएगा, 7%। यदि बर्फ का घनत्व 0.8 है तो पानी के अंदर कितना जाएगा, 80%। यदि बर्फ का घनत्व 0.7 है तो पानी के अंदर कितना जाएगा, 70%। जितना पानी का घनत्व होगा, जितना जो वस्तु का घनत्व होगा उतना ही वो कहां जाएगी, नीचे, और जितना घनत्व कम रहेगा उतना ही भाग क्या रहेगा, ऊपर। और यही लॉजिक लगा के कल जो आपको सवाल दिए गए थे ना, सारे प्रतिशत वाले हो जाते हैं इतने से लॉजिक से। अच्छा, इस पर आओ, अब बताओ भार में कमी जो है वो किसके बराबर हो गई भाई, हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर। कितना द्रव्य हटाया उतनी भार में क्या आएगी, कमी। तो द्रव्य में वस्तु का भार यदि W1 W2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का भार क्या है, ज्यादा, और हटाया गया भार क्या है, कम, ठीक है। तो वस्तु क्या होगी, डूबेगी, और डूबेगी तो द्रव्य में वस्तु का भार किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो वस्तु कहेगा ना भाई 2 किलो था, 3 किलो था, 4 किलो था, प्लस में आएगा तभी डूबेगा। यदि मान लो W1 का मान W2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा भाई, ने पॉजिटिव ने नेगेटिव, वस्तु का भार हटाए गए द्रव्य के भार के क्या होगा, बराबर। तो वस्तु सतह के जस्ट नीचे। तीसरी कंडीशन, यदि W1 का मान कम हो और W2 का मान क्या हो, ज्यादा, और इस कंडीशन में वो मान क्या जाएगा, नेगेटिव।
यानी वस्तु का भार तो है W1, हटाए गए द्रव्य का भार W2, और हटाया गया द्रव्य क्या है, ज्यादा, तो वस्तु क्या करेगी भाई, ठीक है, तैरेगी। ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ऐसी भी कंडीशन होती है क्या कि ये द्रव्य में वस्तु का भार माइनस में आ जाए? ऐसी भी कंडीशन होती है क्या? अरे होती है। हम पानी में तैरने जाते हैं, हम कहते हैं ट्यूब ले लेते हैं हवा भरा हुआ, वो यही करता है, वो कहता है मेरा भार तो नेगेटिव में, तुम्हारा 5, 10, 20 किलो जो पॉजिटिव में उसको मैं नेगलेक्ट करके आपको ऊपर ले आऊंगा, कि उसका भार क्या होता है, नेगेटिव में। यदि अच्छा उसका मान लो कोई भी भार है 1 किलो, आधा किलो, 400 ग्राम कोई भार है, लेकिन पानी के अंदर डालते तो पूरा भार क्या क्या रहता है, बाहर, लगभग भाग वो क्या रहता है, बाहर। इसका मतलब उसका भार किस में आ रहा है, वस्तु मतलब पानी के अंदर नेगेटिव में आ रहा है, तभी वो पूरा तैर रहा है। ये कंडीशन है, नोट करो। क्या हुआ? पेन, पेन का कलर चाहिए तो ये आगे की लाइन वाले इतने पेन काम में लेते होंगे, पीछे वाले तो लेते नहीं होंगे हैं? हाँ, पीछे वाले तो एक पेन लेते हैं, उसका भी वो एक तो ढक्कन गायब हो जाता है, कई बार पीछे से गुटका गायब रहता है। कोई बिरले ही है जो पीछे 2 पेन लेके बैठे, इधर तो 3-3, 4-4 का क्रेज है। व्हाइटनर और रखते हो? ये थ्योरी है जो ठीक ठाक काम की है, काम की जो चीज है वो न्यूमेरिकल है। पिछली बार उन्होंने सवाल पूछे थे घनत्व पर, जो हमने पढ़ लिया था, द्रव्यमान पर पूछे वो हमने पढ़ लिया, आयतन पर से पूछे वो हमने पढ़ लिए, भार पर पूछे वो हमने पढ़ लिए। विशिष्ट घनत्व में सवाल केवल उन्होंने प्रतिशत वाले भाग पर ही पूछे थे, वो इससे सारे हो जाएंगे। लेकिन आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब खोलोगे निम्मी की, तो इसमें बहुत सारे तरीके के सवाल दिए हुए हैं, जो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा वैल्यू निकाली जाती है। उसके ऊपर पिछली बार उन्होंने पूछे नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चैप्टर तो यही है। पहली बात तो यह ध्यान रहना चाहिए आपको कि यह आपके फिजिक्स का सिलेबस नहीं है, सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। क्योंकि सिलेबस में जहां आपको पॉइंट वाइज लाइनें मैच करें ना, वो आपके वही मैच कराई गई है जो वर्कशॉप कैलकुलेशन में है। आप देख लेना किताब खोल के, लाइन वाइज सिलेबस यही है। उसमें गणित के कोई भाग थे, उन्होंने हटा दिया, भाई गणित वाले भाग तो हमें चाहिए नहीं, वो तो वैसे मैथ में पूछ लेंगे, यहां तुम ये भाग कर लो। और आप देख लेना फर्स्ट ईयर में आपके ऊष्मा है, मौलिक विद्युत है, ये आपके पास द्रव्यमान, भार, घनत्व, समय, वेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, सरल मशीन भी है। सेकेंड ईयर में क्या है कि उनका सिलेबस चेंज है, उसमें आगे ऊष्मा उपचार है, ऐसे ही था ना, है? हाँ, हीट ट्रीटमेंट है, ऊष्मा उपचार है। तो सेकेंड ईयर के तो इन्होंने सिलेबस दिया नहीं, केवल फर्स्ट ईयर का दिया है। लिख लिया? ठीक है। आवाज नहीं भाई। विशिष्ट गुरुत्व बराबर ये होगा हवा में वस्तु का भार बटा द्रव्य में वस्तु के भार में कमी।
अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा कहीं W1 W2 ऐसा नहीं लिख रहा, वो याद रहता नहीं है कि केवल कितना लिखना है, हवा में वस्तु का भार बटा द्रव में वस्तु के भार में कमी। यही हमारे पास ठोस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व आएगा। ये कब गुरुत्व आएगा, जब ठोस पदार्थ है अघुलनशील है। ठोस क्या है, ऐसा है कि आपने कोई ठोस पदार्थ डाला, कपूर डाला, अंदर जाके घुल गया। अब कहां से घनत्व ज्ञात करें उसका ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अघुलनशील रहना चाहिए। जैसे मान लो आपने लकड़ी डाली है, आपने मोम डाला है, या फिर आपने कोई भी पदार्थ डाला जो उसके अंदर घुलनशील नहीं हो, तो क्या लिखोगे, हवा में वस्तु का भार बटा द्रव में वस्तु के भार में कमी। यही हमारे पास विशिष्ट गुरुत्व का मान आएगा। अब मैं आपको सवाल देता हूं, आप ध्यान से सवाल को करना और अपने दिमाग में आप केवल एक लॉजिक बैठाना, इस लॉजिक के अलावा कोई लॉजिक नहीं है। द्रव में वस्तु के भार में कमी क्या होती है, ये मैंने अच्छे से फॉर्मूला लिखा दिया। द्रव में वस्तु के भार में कमी, देखो द्रव में वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार माइनस हटाए गए द्रव्य का भार, और जो हटाया गया द्रव्य का भार होगा ना, यही भार में क्या होती है, कमी। अब आपको अपनी कंडीशनों के अनुसार ज्ञात करना है। हवा में लोहे का टुकड़े का घनत्व भार एक 160 kgf है और उससे पानी में डुबोया जाता है, उसे पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार 135 kgf है। लोहे के टुकड़े का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, ज्ञात करो भाई। हवा में लोहे के टुकड़े का घनत्व भार कितना है, तो आप कहेंगे हवा में भार कितना है, तो ये है 160 kgf, किलोग्राम बल। कितना है, 160 kg। हवा में भार है ना। पानी में भार कितना है, एक 135 kg। अच्छा, हवा में वस्तु का भार था 160, पानी में गई तो उसका भार कितना हो गया, 135। तो भार में कमी हुई कि नहीं हुई, हुई। तो पूछा भार में कमी कितनी हुई, भार में कमी कितनी हुई, 160 माइनस 135 बराबर कितना आया, 25 kg। अब आपको ज्ञात क्या करना है, विशिष्ट गुरुत्व। और विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वस्तु का हवा में भार कितना है 160 बटा भार में कमी कितनी है 25। 5 से काटोगे तो कितना आएगा, तो नीचे तो आ जाएगा 5, ये 5 3 15 1 2 32, 32 बटा 5 बराबर कितना होगा 6.4। और इस 6.4 का कोई मात्रक है क्या, नहीं। विशेष घनत्व का कोई मात्रक होता ही नहीं ना, ये एक संख्या है जो कि निश्चित अनुपात है।
तो आप सूत्र क्या इतना ही ध्यान रखना है, वस्तु का हवा में भार बटा पानी में भार में कमी। पानी में भार मत रखना, पानी में भार में कमी। ये लास्ट वाला कमी है ना, ये आपको ही कंफ्यूज करेगा और कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। और लिख देते हैं हवा में भार बटा पानी में भार। पानी में भार नहीं, पानी में भार में कमी। पानी में भार में कमी उतनी होगी जितनी द्वारा उसके द्वारा पानी विस्थापित किया जाएगा। हो गया अभी? ओके, अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हवा में धातु के टुकड़े का भार 6.5 kgf है और पानी में 3.5 kgf है। तो धातु का विशेष घनत्व ज्ञात करो। हो गया? तो कितना आया? 2 पॉइंट। तो आप कहेंगे विशिष्ट गुरुत्व जो आएगा, वस्तु का हवा में भार कितना है भाई? 6.5 और पानी में भार है 3.5। लेकिन मुझे पानी में भार नहीं लिखना है, मुझे लिखना है पानी में भार में कमी। तो बताओ कमी कितनी हुई? 6.5 था, 3.5 ही रहा है, तो कमी कितनी हो गई? 3 की। तो 6.5 बटा 3 भाग दोगे तो कितनी बार गया? 2 बार। आ गया 10। 5 में 3 का दिया तो 1 बार, 2 20, 20 में कितनी बार दिया? 6 3 18, तो 2.16 यही आएगा। लिखते रहना, सवाल के लेवल कभी भी चेंज हो जाएगा। लिख लिया ना? तू रहने दे फिर। किस किसने नहीं लिखा है? आइए अपने पड़ोसियों को देख के लिखो। जिन्होंने जहां से भी हाथ खड़ा किया, सब जगह से एक एक हाथ ही खड़े हुए थे, इसका मतलब पड़ोस में सबने लिख लिया है। ए का हवा में भार 20 kg, बी का पानी में भार
24 kgf। ए प्लस बी का पानी में भार 30 kgf। ए का विशिष्ट गुरुत्व है, ये सवाल है। अच्छा सवाल है भाई। एक पॉइंट मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसका, आपका या क्या है भाई पीछे? 3.3। कितना है? 3.3। आपके भाई के नहीं आ रहा। 3.3। तीन पॉइंट तीन आंसर आया कईयों कर, कईयों गया 1.42। 3.3 ज्यादा है। 1.42 किसका आया? ओके, तू तो बता कैसा आया, मैं जोड़ दूंगा। नहीं 1.42 उत्तर सही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा ना। मिलके कर रहे हो, अभी आया नहीं है। उसमें तेरा क्या योगदान है? अच्छा यही योगदान है। ए का हवा में भार है 20 kgf, बी का पानी में भार है 24 kgf, और ए प्लस बी का पानी में भार कितना है? 30 kgf। तो यहां से इतना सा बताओ कि ए का पानी में भार कितना है? ए का पानी में भार कितना है? 6 kgf। और अब जिन्होंने 20 में 6 का भाग दिया है वो तुरंत मुर्गा बन जाओ। मैंने बार बार यही कहा था कि भार में कमी लिखनी है, भार नहीं लिखना। तुम ये गलती करोगे। आपने क्या लिखा? ए का पानी में भार का भाग दिया, जबकि पानी में भार बटन में था ही नहीं, बटन में था पानी में भार में कमी। देखो ए के भार में कमी कितनी आई? तो आप कहेंगे 20 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? बस। अब देखो विशिष्ट गुरुत्व पूछा था, आवाज मत करो भाई। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे वस्तु का हवा में भार
बटा पानी में भार में कमी। हवा में भार कितना था 20, कमी कितनी हो गई 14, 2 से काटा तो कितना है 10/7 बराबर भाग दिया तो एक बार गया, पीछे 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 14, 1.42। यही है, ठीक है। लिख लिया, लिख रहे हो? लिखो 1.33 वाला तो जरूर लिखो। तेरे क्या आया था 1.25, कैसे लाए भाई वो? अच्छा मैंने 20 माना था, आपने उसको 30 मान लिया, फिर 30 में भाग किसका दिया? 30 में 24 का भाग कैसे दे दिया? 24 कहां से लाए? a + b का 30 दे रखा है, 6 आया गया। ये वाह, क्या क्या खेल लगाया है। हाँ तो आ ही रहा ना, 30 - 24 किया तो 6 आ गया, फिर उन्होंने कहा हमने 30 - 6 किया तो 24 आ गया, ये तो आता रहेगा। a + b - b बराबर a, 30 - 24 बराबर 6 हो गया 6। अच्छा उस 30 में से फिर 6 घटाया, वाह भाई, लिख लिया। अब की बार बातें मत करो, ध्यान से कर लेना, सवाल अच्छा है। सारे सवाल आसान आसान आते नहीं है। जो आपको सूत्र बताया गया है इसको आप कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से करो, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज चीजें लिखी हुई है। आपको इतना ही लिखना है, वस्तु का हवा में भार बटा पानी में भार में कमी। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं बताया मैंने, नहीं कोई सूत्र लगाना है। किताब खोलोगे तो W1 और W2 इतने सारे घूमेंगे, W पता ही नहीं चलेगा।
लॉजिक आपको इतना ही रखना, वस्तु का हवा में भार बटा पानी में भार में कमी। आपको लिख रहा होगा कि ये मैंने चौथी लाइन लिखी, कहीं गलत लिख दी है कि धातु का पानी में भार है 24 और मोम प्लस धातु का पानी में भार है 20। ऐसा लग रहा होगा गड़बड़ है, ये गड़बड़ नहीं है, सही है। आप कहोगे केवल धातु का था 24 और धातु और पानी मिलाओगे तो 20 कैसे होगा? हो जाता है, ऐसे ही होता है। करो सोल्व भाई, करो कुछ, किधर आगे बढ़ो। देख, मोम का हवा में भार दिया हुआ है, धातु का हवा में भार दिया है, धातु का पानी में भी भार दिया है, तो तू बता धातु के भार में कमी कितनी हुई? धातु के भार में कमी कितनी हुई? धातु के धातु का तो 5 दिख रहा है ना, बीच की 2 लाइन से धातु का पूरा पूरा मैटर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं उसमें। तो धातु का हवा में भार दे दिया 30, धातु का पानी में भार दे दिया 24, कमी कितनी हुई? 6। 30 बटा 6 कितना हो गया? 5। खत्म हो गया। 7.2 किसी में नहीं आएगा। तुम इतने सारे वैल्यू दिख रही ना, तो अब कोई किसी में से घटा रहा है, कोई किसी में से घटा रहा है। पांच तो आना ही है, 0.9 जिसके आया सही है। अरे मोम का विशिष्ट घनत्व कम है, तभी तो वो धातु को लेके तैर रही है। अब देखना ध्यान से, इतना सा लॉजिक देख लेते हैं अपन। तो मुझे बताओ धातु के भार में कमी क्या होगी? धातु के भार में कमी, तो आप कहेंगे हवा में भार कितना था भाई? 30। पानी में भार कितना हुआ? 24। कमी कितनी आ गई? 6 हो गई। और धातु का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है, तो आप यही लिखेंगे धातु का हवा में भार बटा धातु का पानी में भार में कमी। धातु का पानी में भार में कमी। तो बताइए धातु का हवा में भार कितना है? 30। भार में कमी कितनी है? 6। बराबर कितना होता है? 5। यहां तक तो कंफ्यूजन था ही नहीं, पहला सवाल ही ऐसा ही था। पहला सवाल इसी लॉजिक पे तो था। ठीक है, अब आपको एक ही तो नया सवाल दिया गया है कि मोम का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करो। मोम का हवा में भार बटा मोम का पानी में
भार में कमी, पानी में भार में क्या करनी है, कमी। ठीक है भाई। अब ये बड़ा ध्यान से करना है। मोम का हवा में भार तो हमें पता है कितना है भाई, 40। पानी में भार में कमी कितनी है? तो सबसे पहले कमी तो बाद में निकालेंगे, पहले इन दोनों की मदद से मोम का पानी में भार निकलेगा। मोम प्लस धातु का पानी में भार कितना है, 20। केवल धातु का कितना है, 24। तो मोम का पानी में भार, पानी में भार क्या आएगी भाई? तो आप कहेंगे 20 माइनस 24 बराबर कितना आ गया, -4। ठीक है। तो भार में कमी कितनी आई, भार में कमी। तो आप कहेंगे ये कितना था भाई, 40 माइनस क्या हो गया, -4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है। तो आप कहेंगे 44। तो बराबर क्या आएगा भाई, 10/11.909 आया। ये वाली है, इसके ऊपर वाली, ये वाली। आप बताओ कि मोम का हवा में भार कितना दिया हुआ है, 40, और मोम का पानी में भार ज्ञात करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है कि मोम प्लस धातु का पानी में भार कितना है, 20। केवल धातु का भार कितना है, 24। तो इन दोनों में से धातु को घटाऊंगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे ही मैंने पिछले में किया था, A प्लस बी का पानी भार कितना है, 30। बी का भार कितना है, 24। तो A प्लस बी में से बी घटा दूंगा तो क्या बचेगा, A। तो मैंने क्या कर दिया, 30 में से 24 घटा दिया, क्या बच गया, 6। तो यही मैंने यहां पर किया है। मैंने कहा मोम प्लस धातु का पानी भार कितना, 20। इसमें केवल धातु का भार घटा दूं, 24। तो 20 से बचेगा मोम का पानी भार। तो मोम का पानी भार -4। मोम का पानी में भार, बर्फ का पानी में भार, लकड़ी का पानी में भार, उन सब का किस में आता है, माइनस में आता है। तभी ऊपर तैर रही है। ऊपर तैरने का मतलब ये होता है कि वस्तु द्वारा हटाया गया भार वस्तु के भार से क्या है, ज्यादा, तभी तो ऊपर तैरेगी। तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। और आपको ये कंडीशन यहां दिखी भी थी। ये देखो, ये माइनस में आई थी तो क्या कहा, W2 का मान क्या है, ज्यादा, यानी हटाए गए द्रव्य का भार क्या है, ज्यादा। जब हटाए गए द्रव्य वस्तु के भार से ज्यादा है तो क्या करेगी, तैरेगी, और तैरेगी तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। ठीक है भाई। ओके, अगला देखते हैं। ये तो हो गया ना। क्वेश्चन है, आवाज मत करो भाई। तांबे की छड़ का हवा में भार जो कि है 100 ग्राम। तांबे की छड़ का पानी में भार
यह है 80 ग्राम। तांबे का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तांबे का छड़ का हवा में भार कितना? 100। तांबे की छड़ का पानी में भार कितना? 80। और तांबे का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा ये पूछा गया। ठीक है भाई, बताओ। 5 आएगा। तो आप कहेंगे हवा में भार है कितना? 100 ग्राम। पानी में भार 20 है, तो पूछेगा कमी कितनी हुई? 100 माइनस 80 बराबर 20। तो कितना मान आया? 5। तो इस लॉजिक पर जो भी सवाल आएगा आपसे हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल अब और दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखना भाई। आपेक्षिक हो, सापेक्षिक हो, दोनों इंग्लिश से रिलेटिव। निरपेक्ष होता है, उसकी इंग्लिश होती है एब्सोल्यूट। तो अगला आपेक्षी लिखे, सापेक्ष लिखे, विशिष्ट गुरुत्व लिखे, इसलिए मैंने कहा ये नाम एक ही है। लेकिन निरपेक्ष होता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है? एब्सोल्यूट। और आपेक्षी की इंग्लिश भी क्या होती है? रिलेटिव। सापेक्षी की भी क्या होती है? रिलेटिव। ये सवाल बहुत शानदार सवाल है। एक व्यक्ति, आवाज मत करो भाई, देख लिख लो। ये व्यक्ति 60 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता। उस पत्थर का भार क्या होगा? जिससे वे पानी के अंदर उठा लेगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं क्या है। यहां पर कोई रखा हुआ है पत्थर, वो उठाएगा तो कितने किलो का उठा सकता है? 60 किलो का। 60 किलो से ज्यादा का नहीं उठा सकता। पानी के अंदर गए तो 60 किलो वाला वजन तो छोटा हो गया, कम हो गया। 60 वाला 40 का हो गया, 50 का हो गया, 30 का हो गया, 20 का हो गया, कितना ही हो गया। अब वो कह रहा है कि वो पानी के अंदर कितने किलोग्राम का अधिकतम वजन उठा सकता है। तो आप ये सोचो, पानी के अंदर यदि 60 किलो को उठाता है तो बाहर लाओगे तो उसका वजन ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
तो जो एक व्यक्ति 60 किलोग्राम अधिक भार उठा सकता है और 60 किलोग्राम से ज्यादा नहीं उठा सकता है, हम कहेंगे 60 किलोग्राम पानी के अंदर उठा, तो बाहर आएगा तो वजन क्या हो जाएगा उसका ज्यादा। इसी लॉजिक पर सवाल है। अब वापस सवाल पढ़ लो कि एक व्यक्ति 60 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता, उस पत्थर का भार क्या होगा जिससे वह पानी के अंदर उठा लेगा, और पानी का अपेक्षित घनत्व कितना है 2.5। छत्तीस कैसे हो सकता है? वो तो बाहर यदि 60 का उठा लेता तो अंदर 36 का क्यों उठाएगा? अंदर तो 80 का उठा लेगा, वही 60 का ही बनेगा। 100 का उठा लेगा, 150 उठा लेगा, 250 उठा लेगा, वो आप देखो। आप हवा में मत चलो, सीधा ये 60 को 250 से गुणा करके 150 लाने वाला काम मत करो। लॉजिक लगाओ, लॉजिक। अच्छा, आपके पास क्या है? पूछा है वह पानी के अंदर कितना मतलब भार उठा सकता, उस पत्थर का भार क्या होगा जिसे पानी के अंदर उठा लेगा। ठीक है भाई, पानी के अंदर वस्तु का वजन कितना है x। हमें पता नहीं ना कितना उठा लेगा, यही तो पूछा है। पानी के अंदर कितना है x। ठीक है, पानी के अंदर वस्तु का वजन है हमारे पास x, और जो वो पानी के भार में कमी है या वस्तु के भार में कमी है वो आप बताओ कितनी होगी। यदि व्यक्ति 60 किलोग्राम वाला वजन का जितना अंदर उठा लेगा तो बाहर आएगा तो वजन ज्यादा ही होगा ना, तो कितना होगा? आप पेन बिना चलाई कर रहे हैं। अच्छा, पानी के अंदर वस्तु का अधिकतम कितना वजन उठेगा? 60। ठीक है, पानी के अंदर अधिकतम वजन कितना उठा लेगा? 60। तो ये पूछा बाहर आने पर कितना आएगा, तो आप लिखेंगे हवा में वस्तु का वजन कितना है x, तो पानी में भार में कमी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे हवा में कितना था भाई x, पानी में आया 60, तो कितनी होगी भाई x माइनस 60। क्या हो जाएगा? x माइनस 60। देख लो, हवा में वस्तु का वजन कितना हो जाएगा x, पानी के अंदर वस्तु का वजन क्या होगा 60। अब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम से ज्यादा उठा नहीं सकता, तो हमने कहा 60 किलोग्राम वजन तो पानी के अंदर उठाओ ताकि बाहर आएगा तो ज्यादा होगा। तो इसने यही पूछा ना पानी के अंदर अधिकतम कितना उठा लेगा। हमने कहा पानी के अंदर हमारे पास अधिकतम 60 का उठाओ, तो पानी के बाहर आएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, पानी के अंदर वस्तु वजन कितना है? 60। हवा में वस्तु वजन कितना है? x। और पानी में भार में कमी कितनी होगी? x माइनस 60। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? हवा में वस्तु का भार बटा पानी में भार में कमी। अपेक्षित घनत्व मान कितना है? 2.5। हवा में वस्तु का भार कितना है भाई? x। पानी में भार में कमी कितनी आ जाएगी? x माइनस 60। x को 2.5 से गुणा किया तो 2.5x माइनस क्या हो गया भाई?
60 गुणा 2.5 2.5 बराबर x। x इधर आ गया तो 2.5x माइनस x, और 60 इंटू 2.5 उधर गए तो कितना बन गया भाई 150। तो 1.5x बराबर 150, तो x बराबर क्या है 100। यदि व्यक्ति पानी के अंदर 60 किलोग्राम वजन को उठाएगा तो उसको बाहर लाएगा तो वजन कितना हो जाएगा 100। और यदि वो उस जो 100 किलो का था उसको बाहर लाएगा फिर उठाएगा तो उठाएगा क्या नहीं, और उस 100 किलो को पानी के अंदर ले जाएगा तो वो उठ जाएगा। क्योंकि 100 किलो का यदि आपके पास कोई वस्तु है पानी में ले जाओगे तो कितनी बनेगी 60, उठा लेगा। क्योंकि वो कहता है व्यक्ति 60 किलोग्राम अधिकतम उठा सकता है, और यहां पर पड़ा है वो कितना वजन है 100 उठाना चाहेगा उठेगा क्या नहीं। पानी में यदि उसको उठाना चाहिए उठ जाएगा क्या, बिल्कुल उठ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर उसका वजन कितना हो गया 60। सवाल ये है पानी के अंदर 100 किलोग्राम उठाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल देखो वापस, ये व्यक्ति 60 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता। उस पत्थर का भार क्या होगा जिसे वह पानी के अंदर उठा लेगा। पानी के अंदर जिसका वजन को उठाएगा उसका वजन है x, ठीक है। और हवा में हमारे पास जो उठाता है तो होता है हमारे पास 60, ठीक है। अब यदि मान लो हवा में कोई वजन है तो पानी के अंदर जाएगा तो वजन क्या हो गया कम हो गया। अच्छा, अब वो पानी के अंदर 60 उठाएगा तो उस वस्तु को बाहर लागो तो हवा में वजन क्या हो जाएगा ज्यादा। तो उसने कहा पानी के अंदर 60 उठा लिया, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति कितना उठा सकता है 60। उसने 60 किलोग्राम पानी के अंदर उठाया। अब उस वस्तु को बाहर लाओगे तो वजन कितना है 100। अब वापस देखो सवाल, देखो हवा में वस्तु का भार कितना है हमें पता नहीं x, कोई यहां वस्तु रखी थी ये है, हवा में भार कितना है x, व्यक्ति ने कोशिश की नहीं उठा। इसको यदि मैंने पानी के अंदर ले गया तो पानी के अंदर इसका वजन कितना हो गया 60, पानी के अंदर वजन कितना हो गया 60। अब उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा, उठ जाएगा। अब यदि हवा में वजन x है पानी के अंदर 60 है तो भार में कमी कितनी है x माइनस 60, और इसे हमने निकाला तो x बराबर कितना है 100। अब व्यक्ति ने पानी के अंदर जो वस्तु को उठाया वो वास्तव में कितने किलोग्राम की है 100 किलोग्राम की। बाहर में कमी होने के कारण पानी में कितनी हुई 60, बाहर निकालने पर वो कितनी हुई 100। यही सवाल है। उस पत्थर का भार क्या होगा जिसे वो पानी के अंदर उठा लेगा। पानी में उसका भार नहीं पूछा, उस पत्थर का भार क्या होगा जिसे वो पानी में उठा लेगा। पानी में तो 60 उठा सकता है, लेकिन उसको बाहर लाएंगे तो वजन कितना हो जाता है 100। उस पत्थर का वजन 100 किलोग्राम है जिसको वो पानी के अंदर ले जाकर उठा सकता है। कोई बात नहीं, किलोग्राम वजन लिख दिया तो आप किलोग्राम मानना नहीं पड़ेगा आपको। किलोग्राम में लोग ग्राम बल भी तो होता है, किलोग्राम बल भी होता है। अब कई जगह किलोग्राम बल की जगह आपके किलोग्राम ही लिख दिया और वजन नाम लिख दिया, तो आप वजन नाम लिख दिया तो आप मान के चलोगे किलोग्राम बल है, क्योंकि इसने वजन लिख दिया होगा। और ये सब निमी के सवाल होते हैं ओरिजिनल। बाकी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कहता है कि किलोग्राम बल लिखना चाहिए, केजीएफ लिखना चाहिए। लिख ले भाई। हवा में तो 60 किलोग्राम उठाता ही है, वैसे भी पूछेगा क्या फिर। सवाल की पहली लाइन यही है कि हवा में 60 किलोग्राम उठा लेता है। अब तो फिर पूछेगा क्या वो कह रहा पानी के अंदर कितने किलोग्राम उठा सकता है, मतलब पानी के अंदर यदि वस्तु उठाता है तो वस्तु का वास्तव में भार क्या है
सवाल ये पूछना चाह रहा है। तो उस जो व्यक्ति 60 किलोग्राम वजन उठा सकता है, हम कहते हैं तो पानी में 60 किलो उठा लो। पानी में 60 किलो उठाएगा तो बाहर लगेगा तो कितना हो जाएगा? 100। पानी में यदि किसी व्यक्ति ने 60 किलोग्राम वजन उठाया है, आपेक्षिक घनत्व 2.5 है, तो वस्तु को बाहर लाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। बाहर उसने उठाया नहीं उठा, पानी में ले जाकर उठाया तो उड़ गया। सवाल ये कहता है, लैंग्वेज कहना यही चाहती है, बाकी क्या कर सकते हैं। निमी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, देख लो। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को छोड़ भी तो नहीं सकता। ये रोजगार मंत्रालय, आप निमी निकालोगे ना, भारतीय स्केल की वेबसाइट से डाउनलोड करो, ये ओरिजिनल सवाल है उसका। सवाल क्या कहता है ये समझा सकता हूं मैं, जो कहा है वो यही कहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आवाज नहीं, सवाल अच्छा है ये। अब आप एक काम करें, जो मेन विशिष्ट घनत्व का फॉर्मूला था ना, उस लॉजिक पर जाए। उस लॉजिक में यह कहा गया था, किसी वस्तु का भार बटा उसी आयतन पर पानी का भार आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ऐसा लिखा ना भाई, किसी वस्तु का भार बटा उसी आयतन पर पानी का भार लिखा हुआ है। बस यही चीज है। अब ट्राई करो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। मैंने कहा देखो ये पानी की बोतल लेते हैं, पहले घी भरते हैं फिर पानी भरते हैं, ऐसा कुछ किया था ना। अभी याद नहीं आए तो नहीं आए। हैं? पॉइंट 20 है या पॉइंट 3 है? किस गया? कैसे निकला?
किस में किसका भाग दिया? 30 में 35 का। पानी का भार बटा में आएगा, है? बस 1.2 या 0.3 के शाया, 7 5 3 5 करते रहो। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र यही होगा क्या? नमक के घोल का भार बटा पानी का भार, यही होगा कि नहीं होगा? बोतल तो वही है। हमने क्या कहा था? किसी निश्चित आयतन पर किसी पदार्थ का भार तथा उसी आयतन पर पानी के भार का अनुपात क्या कहलाता हमारे पास? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का दूसरा सूत्र भी यही लिखा हुआ था। अच्छा, नमक के घोल का भार कितना है? तो आपने कहा भाई बोतल का वजन कितना है? 15, और नमक के घोल भरने पर बोतल कितनी हो गई? 45। तो बताओ वो कितना हो गया? 45 माइनस 15 बराबर कितना हो गया? 30। पानी का भार कितना है? खाली बोतल का भार कितना है? 15, और पानी से भरने पर बोतल का भार कितना हो गया? 40। तो बताओ पानी कितना है? 40 माइनस 15 बराबर कितना हो गया? 25। तो 6/5 बराबर 1.2, और ये 2 नंबर सूत्र पे कराया हुआ है निश्चित आयतन पर। और मैंने आपको उदाहरण से समझाया था। देखो, हमने पहले भरा, एक बोतल है, बोतल का वजन है 100 ग्राम। हमने भरा पानी तो उसका टोटल वजन हुआ मान लो 1000 ग्राम, हम कहेंगे पानी है 900 ग्राम। हमने भरा घी तो वजन हुआ 1100 ग्राम, हमने कहा टोटल 1100 हुआ, 100 की बोतल थी तो वजन कितना हुआ घी का? 1000 ग्राम। ऐसे किया कि नहीं किया? वही तो ये कह रहा है, निश्चित आयतन वाले तो है, इसीलिए पहले बोतल का भार दिया इसने। हो गया? ओके। अब देखो, निकलसन हाइड्रोमीटर मेथड। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करता है। इसमें द्रव्य होता है तो एक छल्ला लगा होता है, जो छल्ला चलता है वो आपेक्षिक घनत्व क्या क्या मान बता देता है। इसके अंदर द्रव्य भर के और एक छल्ले द्वारा रीडिंग ली जाती है। परीक्षा का सवाल यही है, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो आप कहना आपेक्षिक घनत्व, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता। हाइग्रो आर्द्रता, हाइड्रो आपेक्षिक घनत्व। तो हाइग्रो में हाइड्रो में फर्क रहेगा।
कल वाली पीडीएफ डालना, पेन ड्राइव में है अभी। लिख रहे हो क्या? हैं? लो लिखो लिखो लिखो। अब लिख लिया? 3-4 सवाल जो भी अपेक्षित घनत्व से संबंधित है उसको फटाफट कर लेना। ये है ना? ये था सवाल। लकड़ी के गुटका पानी का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा? यदि 30% ऊपर तैर रहा है तो 70% क्या है? नीचे। और जितना परसेंट नीचे है उतना ही घनत्व है। 30% तो बाहर है। जैसे मान लो बर्फ का घनत्व है कितना? 0.9, तो 90% क्या है? नीचे है, 10% क्या है? बाहर। ये कह रहा है 30% तैर रहा है, तो हम कहेंगे 70% पानी के अंदर है। और 70% पानी के अंदर है किसका? 10⁻³ का। तो 10⁻³ का है तो 0.7 गुणा 10⁻³ हो गया। 70% क्या होता है? 0.7 ही होता है ना। 70/100 इंटू 10⁻³, 0 से 0, 0.7 गुणा 10⁻³ 70% क्या होगा भाई? 0.7 ही आएगा। ठीक है, ये सोने ये तो कर लिया था ना कल, ये भी हो गए थे। ये रहा, ये कर लिए, ये भी कर लिया। ये देखो क्या है, हाँ एक जो भी टाइप था वो यही टाइप था। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले एक ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए जिसमें पानी में पूरी तरह डुबोए जाने पर वजन 10 ग्राम हो जाता है। वस्तु का बाहर कितना है भाई? 50, डुबोने पर कितना हुआ? 10, कमी कितनी हुई? 40। बताओ कितना आया मान? अब 50 में 10 का भाग देके 5 उत्तर नहीं लाना। पानी में भार नहीं लिखा, पानी में भार में कमी, और आप यही भूलोगे। इंपोर्टेंट चीज थी है वस्तु का हवा में भार बटा पानी में भार में कमी। तो इसने कहा हवा में कितना है? 50 ग्राम, और पानी में डुबोए जाने पर उसका वजन कितना ग्राम हो जाता है? 10। तो कम कितना हुआ? 40। और हमें क्या लिखना है? कमी। बस ये कर लिए थे, ये भी हो गए थे ना। बाकी आपने घर पर ट्राई किया होगा, ऐसा मैं केवल सोचता हूं। जिस दिन ताजे पानी में तैरता है वो लोग कितना आयतन पानी में डूबा हुआ है, इसको करना भाई। दस सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, तो पहली बात हो गया आयतन कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में द्रव्यमान कितना है भाई? 600 ग्राम। तो यानी कि 0.6 किलोग्राम हो गया। 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कह दो या 600 ग्राम जो भी है, ठीक है। तो ब्लॉक का कितना आयतन पानी में डूबा हुआ है? जो मान आया वो पानी में डूबा हुआ है, 0.6 ही डूबा होगा।
क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यदि मान लो 1000 ग्राम आते हैं तो हम कहते हैं पानी का बराबर वजन आ गया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आना चाहिए? 1000 ग्राम। पानी का आयतन कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 ग्राम प्रति। तो 1000 ग्राम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आना चाहिए? 1000। आए कितने हैं? 600। तो इसका मतलब पानी के अंदर भाग कितना है? 600। और 1000 में से 600 है तो बताओ कितना हुआ? 0.6। और जितना पानी के अंदर है वही घनत्व है। कम घनत्व होगा तो पानी में कम रहेगा, ज्यादा घनत्व होगा पानी में क्या जाएगा? ज्यादा। तो 0.6, 0.6 का मतलब कितना परसेंट है? 60। बस। यदि ये जैसे मान लो ये बर्फ होता तो कितना ग्राम लिखते हैं? 900 ग्राम। वो कहता है 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाकार बॉक्स है जिसमें बर्फ बना हुआ है और उसका वजन 900 ग्राम है। बताओ घनत्व कितना है? तो आप कहते हैं 0.9। बाहर कितना है? 10%। अंदर कितना है? 90%। और उसने कहा जो वजन है वो कितना ग्राम है? 600 ग्राम। तो 600 ग्राम है तो घनत्व कितना आ गया? 0.6। क्योंकि एक घनत्व था तो 1000 ग्राम होगा, 600 ग्राम है तो कितना होगा? 0.6। 0.6 का मतलब 60% अंदर, 40% बाहर। ये क्या देखो, पानी में डुबो दिया तो बताओ द्रव्यमान कितना होगा? वस्तु का घनत्व कितना है? 500। तीन 300 है कि 200 है? और इनमें आधों के गलत, आधों के सही है, क्योंकि किसी 200 है किसी। आप कोई पानी का भार निकाल रहे हैं, कोई पानी के भार में कमी ज्ञात कर रहा है। 500 में से 200 घटोगे तो 300 बचेगा, 500 में से 300 घटोगे तो 200 बचेगा। लपड़ा वही लाके छोड़ते हैं वो। आप क्या जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। वस्तु का हवा में भार कितना है? 500। पानी में भार में कमी है। ये पानी में भार में क्या है? कमी। बटा में क्या था? कमी। तो बताओ कमी कितनी होगी? तो आप कहते हैं कि भाई 500 में से 2.5 का भाग देंगे, कितना है? 200। 200 ग्राम यदि कमी है तो पानी में भार है कितना? 300 ग्राम। 200 ग्राम तो कमी है ना भाई। तो इसने कमी थोड़ी पूछी, इसने कहा आभासी द्रव्यमान कितना होगा, यानी पानी में भार कितना होगा? 300। यदि एक वस्तु का हवा में भार है 500, पानी में भार है 300, कमी कितनी हुई? 200। 500 में 200 का भाग दिया तो आया 250। तो इसका मतलब है पानी में भार है कितना? 300। और ये 200 जिसका है ना वो क्या ही है? कमी। ये देख लो क्या है सवाल। इसी लॉजिक का है, जो आपको करेंगे उसके लॉजिक अलग कोई सवाल नहीं है। ये सवाल मैंने बहुत लेट छंटवाए थे, लेकिन उससे पहले भी जिन बैचों में पढ़ाया गया वो यही है, क्योंकि नीमी का पैटर्न में सवाल यही है। नीमी का पैटर्न समझना पड़ता है ना भाई। कोई भी पेपर बनाने वाला आएगा उसके लिए रेफरेंस बुक कौन सी है? नीमी की। किस बुक के आधार पर पेपर बनाएगा? नीमी की बुक के आधार पर। कितना आएगा? 75 ग्राम द्रव्यमान के ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह से डुबाने पर उसका भार 25 हुआ, कम कितना हुआ? 50। और 75 में 50 का भाग दो, 1.5। 1.5 है। और बाकी सवाल तो मैंने आपको सारे दे रखे हैं। कितना? यही है क्या? 42 है। 42 सवाल है। 10 पेपरों में 4.2 का एवरेज है। 2-1 सवाल पदार्थ के गुण वाले मान लो 40 सवाल आपके सीधे सीधे है। हाँ, यानी कि लगभग एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज कितना सवाल पूछे जा रहे हैं? 4। किसी में 1 पूछा तो किसी में 7 भी पूछे हुए इस चैप्टर से। चेक करोगे तो आपको डेट वाइज शिफ्ट वाइज मिल जाएगा लिखा हुआ।
ये हमने दिया ना आपको पेपर में सवाल है, कल अपलोड नहीं किए? कल हमने ये पीडीएफ आपको नहीं दी? ए पर ही देंगे ना, और कौन सा हाथ में देंगे पीडीएफ? पीडीएफ किस में देते हैं? वीडियो के अंदर नहीं देते हैं, वीडियो के नीचे देते हैं, वही है। कोई कह रहे ना आ गई भाई, जिनको पढ़ना था सवाल करना था उनके पास आ गई। पीडीएफ हमने दे दी आपको, ऐसी कोई तनाव है नहीं। कभी कभार आपको कभी फुर्सत मिले तो ऐप खोल लेनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हवा में बातें करने से तो अच्छी बात है, खोल ही लेनी चाहिए। ये सवाल आपको दिए गए हैं, यही सवाल परीक्षा में आए हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए आपसे कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। डाउट आए तो पूछ लेना चाहिए। बाकी आप है ना इस पैटर्न को छोड़ के कुछ और चीजें पढ़ेंगे, दिनमान बाहर करना तो पढ़ो भले ही, काम की यही है। अच्छा, ये तो केवल काम की नहीं है, आप किताब खोलना निमी की, कभी आपको फुर्सत मिले तो भारतीय स्किल की साइट से जाके और ये निमी की किताब वर्कशॉप कैलकुलेशन की डाउनलोड करके खोलना। उसमें जो मैंने पढ़ा है यही टाइप दिए गए हैं, परीक्षा में यही टाइप पूछे जाते हैं, और परीक्षा में सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन का दिया है। ऐसे नहीं है समय, वेग, कार्य ऊर्जा शक्ति, सरल मशीन, विद्युत उष्मा दे के हमें यह समझ लें कि सिलेबस है जो उसका फिजिक्स का दिया हुआ, फिजिक्स का नहीं है, फिजिक्स से निकल के आई हुई है वर्कशॉप कैलकुलेशन, लेकिन यह तरीका वर्कशॉप कैलकुलेशन का ही रहेगा जितने भी सवालों में। क्लियर? ओके। क्या है? पूरा पूरा चैप्टर हो गया, पूरे सवाल भी दे दिए, सवाल वो दे दिए जो परीक्षा में आए हुए हैं, और आप करोगे तो आपसे पूरे हो जाएंगे। यदि रेयर चांस है कि 2-3 नहीं हो, बाकी पूरे हो जाएंगे, ताकि आपको यह भी पता चले आप एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हो। यह भी जरूरी है ना। अब 15 मिनट का ब्रेक है ही आपके हैं?